गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस करने वाले हैं। बड़े मजेदार से एप्लीकेशंस मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसके एप्लीकेशंस जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। और फैक्ट तो यही है कि फिजिक्स में हमने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस लगाना शुरू कर दिया, तो हमारे पास इतना वेल्थ हो सकता है, इतना पैसा हो सकता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल अकल्पनीय और अनलिमिटेड पैसा हमारे पास हो सकता है। फिजिक्स बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। बस बात यह है कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कितना डेप्थ में जा रहे हैं और हम कितना उसको यूज कर पा रहे हैं। अगर हम आईआईटी मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, नीट की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, ट्रेंड ये कहता है कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, या व्हाटएवर सो बायो का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो इनके एप्लीकेशंस आप डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब जो एनईपी हमारा आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का है, उसमें भी एप्लीकेशन को ज्यादा एम्फेसाइज किया है। वैसे तो कोठारी कमीशन से लेकर के आज तक जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी आई है, सब में ही एप्लीकेशन बेस को ध्यान दिया गया है। लेकिन विडंबना है, उनका इंप्लीमेंटेशन पता नहीं क्यों और कहां अटक के रह गया कि जो प्रैक्टिकल सेक्शन हम लोगों का होता है, एक्सपेरिमेंट सेक्शन होता है, उस पे हम लोग बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाते। हम लोग का मतलब स्टूडेंट्स, या हो सकता है हम जैसे कुछ टीचर्स भी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सब्जेक्ट ही सारे प्रैक्टिकल बेस हैं। आपने बायो में किसी मेडिसिन के बारे में पढ़ा, बेलाडोना पढ़ लिया आपने, नीम पढ़ लिया आपने, गिलोय पढ़ लिया आपने, बॉटनी में बात कर रहा हूं मैं। अब उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता नहीं है। हल्दी का अब देखो, बड़ी मजेदार सी बात है, इंडिया की चीज सब्जी में यूज होती है, इंडिया में हल्दी, और पेटेंट कौन करा रहा है? अमेरिका। व्हाट डज इट मीन यार, हम क्या कर रहे हैं? आप वहां के किसी भी भोज्य पदार्थ को देखो, किसी भी फूड स्टफ को देखो, उसमें देखो कहां हल्दी यूज होती है। पिज्जा, बर्गर, ये सब वहां के भोजन है। आप देखो ना, उठा के देखो इतिहास। और हम सदियों से हमारे घर में भैया नॉन वेज जितनी भी डिशेस बनती हैं, मैंने तो कभी खाई नहीं, कभी देखी नहीं, लेकिन कौन सी नॉन वेज डिश है जिसमें हल्दी यूज होती है, बता दो मुझे। रेसिपी तो एक आध बार मैं भी देख लेता हूं यूट्यूब पे, जस्ट फॉर ए शेक। कोई सी चीज के बारे में जानना कोई बुराई तो है नहीं, तो भैया आप भी देखो। और पेटेंट कौन करा रहा है? अमेरिका करा रहा है साहब। हद हो गई भाई। ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है हमारा। हमारे एंशिएंट कल्चर में जितनी भी चीजें थी, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के आए हैं। उस टॉपिक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोगों को करने हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको क्लियर हो गए, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ गया। अब आगे की गुंजाइश क्या है कि जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने याद रखे हैं, इसके अलावा और आप अपने बिहेवियर में ढूंढिए, उनके अंदर लगाने की कोशिश कीजिए। वैसे तो जितने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने यहां दे रखे हैं, उसी में हो सकता है कि आप कहने लगो सर बस अब तो बहुत है, आपको जमाई भी जल्दी आने लगती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था टॉपिक? हमने पढ़ा था किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी का टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के होता है। एम को हमने लिखा था इनर्शिया फैक्टर, और के को लिखा था हम लोगों ने रीस्टोरिंग फैक्टर या स्प्रिंग फैक्टर, कुछ भी कह सकते हैं, स्प्रिंग फैक्टर या रीस्टोरिंग फैक्टर। अब स्टूडेंट्स, कोई भी मेरे पास ऑसिलेटरी बॉडी होगी तो उसमें मास जरूर होगा। अब वो मास तो इनर्शिया फैक्टर की तरह से बिहेव करेगा, और एक रीस्टोरिंग फोर्स जरूर लग रहा होगा। अब रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग लिखते हैं F इक्वल्स टू माइनस का के वाई, या हम लिखते हैं माइनस का के एक्स, या हम लिखते हैं माइनस का के जेड। ये उन बच्चों के लिए है जो हमेशा आज तक के वाई पढ़ते रहे। क्वेश्चन में अगर माइनस के एक्स आ जाए या के जेड आ जाए तो खेल जाएंगे, और ये तो हमारे सर ने कराया नहीं। अरे भैया, किसी भी एक्सिस पे मोशन है, सीधी सी बात है, के मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। कहां से डिस्प्लेसमेंट? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। मान लो स्प्रिंग का केस आपको सबको बहुत प्यारा लगता है ना, उसी की बात करते हैं। ये मीन पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां दे दिया, या मैंने वाई डिस्प्लेसमेंट यहां दे दिया, तो ये है वाई। एक्स एक्सिस है तो भैया मैं इसको एक्स कह दूंगा।
कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा फॉर्मूला है, T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के। m इनर्शिया फैक्टर है, k स्प्रिंग फैक्टर है या रिस्टोरिंग फैक्टर है। मैं डिफरेंट केसेस के अंदर इनर्शिया फैक्टर क्या होगा कैसे कंप्यूट करेंगे, स्प्रिंग फैक्टर क्या होगा कैसे कंप्यूट करेंगे, सिर्फ इतना बताऊंगा और टाइम पीरियड आप निकाल पाएंगे। अब होशियार बच्चे तो क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट करके दिखा देंगे, दैट इज 1/2 पाई स्क्वायर रूट के बाई एम। भैया इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आई होप सो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात को बता रहा हूं। चलिए डियर, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, यह एप्लीकेशन है लिक्विड कॉलम इन ए यू ट्यूब। यू शेप की कोई ट्यूब हमारे पास होगी, दोनों एंड उसके फ्री होंगे, दोनों एंड उसके खुले होंगे और उस ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड भरा होगा। इस लिक्विड में हम लोग ऑसिलेशंस की बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब तो मेरे पास यहां नहीं है, लेकिन मेरे पास एक काफी पुराना एपरेटस रखा हुआ है जो हमने यूज किया था, ये देखेंगे आप। देखिए यहां पे ये नॉर्मल कंडीशन, मैं इसको हिला के छोड़ देता हूं। देखिए वाटर मेरा ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है, सिंपल सा सेम केस मेरा यूट्यूब का बनता है। अब इसमें दोनों ही फैक्टर है, इनर्शिया फैक्टर है और स्प्रिंग फैक्टर है। सपोज इनिशियली मेरा जो लिक्विड था वो इस लेवल तक भरा था, दोनों में लिम्ब में सेम लेवल था, तो नो डाउट जो लिक्विड मेरा फिल्ड है इस पूरे के पूरे यूट्यूब में, उसका मास यहां इनर्शिया फैक्टर की तरह से काम करेगा। तो इनर्शिया फैक्टर या मास निकालने का सीधा सा तरीका है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैंने लिख भी रखा है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब है बच्चों, तो एरिया ले लिया मैंने। हाइट, अब जरा देखो ये जो मेरा इसका बॉटम है, बॉटम से मीन पोजीशन की हाइट h है। अब एक तरफ हाइट h और दूसरी तरफ भी हाइट h, 2h मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया फैक्टर मेरा निकल के आ गया टोटल मास ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। ये यूट्यूब वो वाला यूट्यूब नहीं है, ये वाला यूट्यूब है बच्चों। चलो तो डियर स्टूडेंट्स एक बात और देखो, हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं वी आर गोइंग फॉर मैक्रोस्कोपिक स्टडी। अब कोई बच्चा इसमें विस्कोसिटी नहीं लगाएगा, कोई बच्चा इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, बिकॉज अब हमने उन सबको पहले ही इग्नोर कर रखा है, ठीक है। तो मास कंटेन्ड बाय लिक्विड इन अ यू ट्यूब बी हियर इनर्शिया फैक्टर। अब स्प्रिंग फैक्टर क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए मैंने इसको y डिप्रेस किया, y डिप्रेस कर दिया जी मैंने, तो इस तरफ से y ये नीचे जाएगा तो दूसरी तरफ y ऊपर चला जाएगा। अब नो डाउट ये जो हाइट का लेवल का डिफरेंस है जिसको मैंने यहां पे 2y लिखा हुआ है, ये यहां पे एज स्प्रिंग फैक्टर काम करेगा। यानी ये जो लिक्विड कॉलम आपको दिख रहा है ये यहां एज स्प्रिंग फैक्टर काम करेगा। अब स्प्रिंग फैक्टर क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या होगा, ये जो लिक्विड है इसका वेट होगा, तो इस लिक्विड के वेट की बात मैं करूंगा तो m डैश g, m डैश की बात करूंगा तो अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम की बात करता हूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया a ले रखा है और ये हाइट लेवल मेरा यहां पे 2y है, तो वॉल्यूम हो गया मेरा a इंटू 2y। ये ऊपर वाला वॉल्यूम नहीं है, ये अलग वॉल्यूम है जो सिर्फ और सिर्फ, मैं यहां कलर चेंज करके आपको बता देता हूं, ये सिर्फ जो इतना लिक्विड है मेरा जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा मीन पोजीशन में, उसकी बात कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स a इंटू 2y डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाई g, ये मेरे पास फोर्स हो गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा अपने रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूले से, दैट वाज माइनस ky। तो डियर स्टूडेंट्स y से y को हटा दो, सॉरी y से y को हटा दो, तो यहां से k जो मेरे को मिल गया वो मिल गया a इंटू 2 रो g, ठीक है। ये y से y ये वाला हटा दिया, रो और g मेरे पास बच गए, तो ये मैंने यहां पे k लिखा डियर स्टूडेंट्स, k मेरे पास आ गया और इनर्शिया फैक्टर m मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, अब तो सिंपल सा t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k में वैल्यू डालनी है, जो कटता पिटता है काट पीट दो, आंसर दे दो। एजम्पशंस में जितने भी डेसिपेटिव फोर्सेस हैं सारे के सारे इग्नोर है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केस है हमारा ऑसिलेशंस ऑफ बॉडी ड्रॉप्ड इन ए टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ।
हमने यहाँ क्या किया है बच्चों, बड़ा नॉर्मल सा केस, इसके ऊपर ही मैं समझा दूंगा, वही इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर मुझे निकालना है। तो इनर्शिया फैक्टर तो यहाँ भी बड़ा आसान सा है, कैसे समझिए, केस क्या करे तो केस समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये अर्थ है, इसको परफेक्ट स्फीयर मैंने कंसीडर किया, डायमीटर के अलोंग कोई इसमें टनल मैंने क्या कर दी, डिग कर दी, यानी एक तरफ से नॉर्थ पोल से सपोज मैं एंटर हुआ और साउथ पोल पे जाकर के निकल गया। डियर स्टूडेंट्स यहां स्किन टाइट फिट, ये कोई मैंने बॉल ले ली, स्फेरिकल मास ले लिया, इस मास को मैं छोड़ता हूं तो होगा क्या, देखिए यहां से ये ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर तक दौड़ता हुआ आएगा, एक्सेलरेटेड मोशन लेता हुआ आएगा, लेकिन सब जानते हैं, क्या जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां आते आते ये मास एक वेलोसिटी अटेन कर लेगा, इस वेलोसिटी के चलते इसमें चूंकि एक इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो जाएगा तो ये यहां तक जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस को अगेन हमने इग्नोर कर रखा है। अब डियर स्टूडेंट्स फिर ये वापस आएगा, इसी तरह से इनफाइनाइट टाइम तक ये इसमें ऑसिलेट करता रहेगा अगर कोई डेसिपेटिव फोर्स यहां पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इनर्शिया फैक्टर क्या होगा, सीधी सी बात है, ये जो बॉल आपने लिया है इसका मास यहां पे इनर्शिया फैक्टर होगा। अब स्प्रिंग फैक्टर की बात करें, स्प्रिंग फैक्टर ऑब्वियसली जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसकी वजह से होगा। अब इस जगह पर मान लीजिए मैं एक कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेता हूं और इस जगह पर मैं लगने वाले फोर्स की बात करता हूं, लगने वाले फोर्स की बात करता हूं तो यहां पे होगा एम जी डैश, जी डैश मैंने क्यों कहा, जी डैश इसलिए कहा कि जी की वैल्यू यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स मेजर बात, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वाला कॉन्सेप्ट हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो फॉर्मूला अब मुझे लाना होगा, डेप्थ में जाकर के मैं बात कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट डेप्थ का फॉर्मूला मेरे पास डायरेक्ट है, मैं क्यों अपना यहां पे एनर्जी और टाइम खराब करूं, चलो लिख ही देता हूं, आपका मन है तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी ओवर आर, आर इसका रेडियस है, डी इसकी डेप्थ है, गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। तो इस तरह से एम जी डैश ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस का लगा देता हूं मैं साइन। अब देखिए आप कहेंगे सर इसमें तो कैसे कंपेयर करें हम, हमें तो के वाई से कंपेयर करना था, भैया कर लेंगे, जी डैश के अंदर मेरा डी आ रहा है और नो डाउट इस डी को मैं इन टर्म्स ऑफ वाई भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, यहां से जरा देखो, ये हो जाएगा डी इक्वल्स टू आर माइनस वाई, देखो। तो बच्चों मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यहां पे g डैश इक्वल्स टू क्या करना है, g 1 माइनस r माइनस y एक ब्रैकेट के अंदर ओवर r बड़ा ब्रैकेट, बस ये लगाना है। अब इसको सॉल्व करो, यहां पे प्लेस करो, y से y कैंसिल करो, k की वैल्यू निकालो, आपके पास इनर्शिया फैक्टर मास ऑफ द बॉल है और स्प्रिंग फैक्टर आपके पास k यहां से निकल के आएगा, डाल दो वैल्यू, कर दो फायर। कैसे लिखना है एग्जाम में, भैया मैंने पहले ही लिख रखा है, पहले से बहुत होमवर्क करके आया हूं, पहले से बहुत कुछ काम करके आया हूं, आपको अब करना है। मेरी एक क्लास, इसका मतलब आपके कम से कम 3 घंटे, आपको घर पे जाकर के 3 घंटे इनको परस्यू करना ही करना है। तो डिस्टेंस ये देखिए, मैंने जी डैश निकाला, r माइनस डी के टर्म्स में डाला, इसको फिर कंपेयर किया तो मेरे पास जो k की वैल्यू थी वो आ गई और k की वैल्यू आ गई mg ओवर r, मैंने सिंपली फॉर्मूले के अंदर डाला, आंसर निकाल दिया, ये कॉन्सेप्ट मेरे पास है। तो कई बार ये 3 मार्क्स में आपको प्रूव कराने के लिए आता है कि शो दैट, प्रूव दैट ए बॉडी विल ऑसिलेट इन सच कंडीशन। तो जो कंडीशन है कि भैया हमने अर्थ में एक होल डिग किया है डायमीटर के अलोंग और व्हाटएवर सो, चलिए ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा मजेदार सा केस है। आप सुबह सुबह नहाने जाते हो बाथरूम में, ठंड लग रही होती है, आपके पास अगर स्कूल नहीं जाना है या व्हाटएवर सो थोड़ा सा टाइम है, तो आप क्या करते हो, मग्गे से खेलते रहते हो, मग्गा तो समझते हो ना, हाँ बाल्टी के अंदर आपने उसको थोड़ा सा डिप किया, वो बड़ा मजेदार ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, बस वो आइडियल केस नहीं है, प्रैक्टिकल केस है, यहाँ हमने आइडियल केस ले रखा है। आइडियल केस में वही विस्कस फोर्सेस हमारे 0 है, कोई हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सब आइडियल केस है। बाथरूम में ऑसिलेशंस तो होते हैं लेकिन वो आइडियल नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट केस वही है। अब जरा देखते हैं यहां पे, देखिए होगा क्या भैया, ऑब्वियसली
ये जो सिलेंडर आपने डाला हुआ है पानी के अंदर, इसका जो मास है वो तो इनर्शिया फैक्टर काम करेगा। इसको निकालना बड़ा आसान काम है। मास कैसे निकालोगे सिलेंडर का? मास सिलेंडर निकालोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। काहे की? सिलेंडर की। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, दैट इज आर ले रखा है, इंटू डेंसिटी डी। तो ये मेरे पास मास ऑफ सिलेंडर आ गया। मैं समझता हूं बड़े आराम से निकाल दोगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेट क्यों कर रहा है? आपने इसको पुश किया, छोड़ दिया, तो जो वाटर इसने डिस्प्लेस किया, मैं बाल्टी की बात कर रहा हूं या कोई भी लिक्विड है, तो जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, जो इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा, वो अपथ्रस्ट कहीं ना कहीं इसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब आपने अपथ्रस्ट पढ़ा नहीं, पढ़ के आए हो 8th में 9th में, कोई बड़ी बात नहीं है। अपथ्रस्ट कितना लगेगा डियर स्टूडेंट्स? अपथ्रस्ट जो लगेगा वो लगेगा क्या? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड डियर स्टूडेंट निकाल देते हैं क्या भैया? जरा देखो, आपने इसको जितना डिस्प्लेस दिया था, सपोज y डिस्प्लेस किया था, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, इसका जो बॉटम है उसके बराबर तो एरिया हटाएगा, जितना आपने इसको डिप्रेस किया वो y हटाएगा, इनटू डेंसिटी। ये मेरे पास आ गया क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। माइनस का साइन लगा दो, इक्वल्स टू माइनस के वाई से कंपेयर कर दो, बस y से y कैंसिल आउट करो, f की वैल्यू से आप k का मेजरमेंट यहां कर सकते हो, निकाल सकते हो। इनर्शिया फैक्टर आपके पास पहले से ही है, डाल दो भैया, आंसर आपके पास में है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर मेरे से नहीं हुआ। बस क्या ध्यान रखना है, जब आप ये डेंसिटी डाल रहे हो तो ये लिक्विड की डेंसिटी है बच्चों, क्योंकि यहां लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है वो इसको अपथ्रस्ट दे रहा है या वो इसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। कैसे लिखोगे एग्जाम में? आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। नेट अपवर्ड फोर्स, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट y, F निकाला, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट रो इनटू g, वेट निकालना है। शायद मैंने उसमें g से मल्टीप्लाई नहीं किया था, आप कर लेंगे। यहां से F डायरेक्टली इक्वल टू y लिखा, k की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में डाला, आंसर आ गया। ऑसिलेशंस ऑफ ए बॉल इन नेक ऑफ एयर चैम्बर। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा मजेदार सा केस मिलता है। मैं डायग्राम से ही आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत मजेदार सा केस है, आसान भी है, कोई मुश्किल केस भी नहीं है, बशर्ते आपको फंडा क्लियर है। अब देखिए, जिन्होंने बल्क मॉड्यूलस नहीं पढ़ रखा, इलास्टिसिटी नहीं पढ़ रखी, जिनको अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्लियर नहीं है, उनके लिए तो मुश्किल है ही फिजिक्स। तो अब हम जो है ऑलमोस्ट 11th का जो सिलेबस है वो खत्म करने के उसमें है। तो अब तक की जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन सबकी जरूरत तो यहाँ पढ़नी है, आप जानते ही हो। अभी तो एक चैप्टर और है वेव्स, जो वेव्स आप पढ़ोगे उसमें इन सब चीजों की जरूरत होगी। जब तक ये क्लियर नहीं होगा वेव्स नहीं होगा, वेव्स क्लियर नहीं होगा तो 12th क्लियर नहीं होगा। तो ज्यादातर बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो 11th में ही आती है। उसका रीजन क्या होता है? भटकते रहते हैं, 4 दिन ये पढ़ लिया, 4 दिन वो पढ़ लिया, यहां पढ़ लिया, वहां पढ़ लिया। भैया कंसिस्टेंट और कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा। सब कुछ आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों देखिए यहां क्या किया हमने, ये यहां पे सपोज एयर चैम्बर ले लिया, इसमें एक हम लोगों ने सिलिंड्रिकल माउथ लगा दिया, ऊपर से ओपन एंडेड है। यहां से सेम डायमीटर की स्किन टाइट बॉल हमने ली और इसको छोड़ दिया। अब होगा क्या? ये बॉल अपने वेट की वजह से नीचे आएगी, नीचे आएगी तो ऑब्वियसली ये जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया। अब ये वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो प्रेशर इसका इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा। अब इस बॉडी का जो मास था, इस बॉल का जो मास था, वो तो एज इनर्शिया फैक्टर काम करेगा बच्चों, और ये जो ऊपर की तरफ इसमें इस प्रेशर की वजह से अपथ्रस्ट लग रहा था, अगेन ये क्या करेगा? इसको स्प्रिंग फैक्टर देगा। कंटिन्यूअसली ऑसिलेशंस इसके अंदर होते रहेंगे। ये मैकेनिज्म है बच्चों। तो देखिए इनर्शिया फैक्टर निकालने में तो कुछ है ही नहीं, मास ऑफ द बॉल है, ज्यादा करो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल, ये डाल दो। अब बात रहती है कि मैं यहां से रीस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालूं। डियर स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग फोर्स के लिए मुझे कुछ प्रीवियस नॉलेज की जरूरत होगी, जैसे मेरा बल्क मॉड्यूलस क्या है,
बल्क मॉड्यूलस के रेस्पेक्ट में इसमें फोर्स कितना लगेगा, ये मुझे निकालना है। तो डियर स्टूडेंट निकाल लेते हैं भैया। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, यहां से इस प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। डियर स्टूडेंट्स एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली एरिया होगा इस बॉल का, जो भी मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है वो मेरे पास एरिया होगा, या चेंज जो भी मेरे को यहां पे मिल रहा है। प्रेशर की बात है तो प्रेशर डियर स्टूडेंट्स मैं निकालता हूं बल्क मॉड्यूलस को ई से मैंने यहां पे डिनोट कर रखा है, दैट इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया ओवर डेल्टा वी ओवर वी। समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस मैं यहां से फोर्स निकालने की बात करूंगा, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया यही तो प्रेशर है बच्चों। कैसे इसको रिजॉल्व करना है आगे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, मैं समझाता हूं, सारे एप्लीकेशंस हैं और मैं तो ये कहता हूं इसके अलावा और भी एप्लीकेशन आपको ढूंढने हैं। चलिए सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिफाइन किया है हमने, डेल्टा वी ओवर वी, इसको हमने ए वाई इंटू वी लिख दिया। ए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वाई ये डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह से चेंज इन वॉल्यूम हम लोगों ने निकालने की कोशिश की है, दैट इज क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स बल्क मॉड्यूलस की डिफाइन हमने डाली, प्रेशर या फोर्स अपॉन एरिया, मैंने सीधे सीधे प्रेशर लिख रखा है, डेल्टा वी ओवर वी, वैल्यू डाली, यहां से प्रेशर मेरा निकल के आ गया ई ए अपॉन वी इनटू वाई। फोर्स निकाला, रीस्टोरिंग फोर्स इसको मैं कहता हूं P इनटू A, मैंने वैल्यू डाली, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहां भी k की वैल्यू आ गई, दैट इज EA स्क्वायर ओवर v। टाइम पीरियड डालना है, सीधे सीधे से m बाई k। डियर स्टूडेंट्स यहां एक बात और भी है, थोड़ा सा और हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में जाते हैं। यहां जो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस हमारे आ रहे हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, पहला आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक। तो डियर स्टूडेंट्स जो बल्क मॉड्यूलस है वो आइसोथर्मल के लिए अलग होता है और एडियाबैटिक के लिए अलग होता है। उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इस फॉर्मूले को भी डायरेक्टली चेंज करके आपको यहां पे दिखाया है। डियर स्टूडेंट्स जब मेरा एडियाबैटिक ऑपरेशन होता है तो बल्क मॉड्यूलस गामा पी के बराबर होता है, और जब मेरा आइसोथर्मल चेंज होता है तो बल्क मॉड्यूलस मेरा सीधे सीधे पी के बराबर यहां मिलता है। तो ये मुझे यहां बात ध्यान रखनी होगी, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स आई होप सो ये सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि काफी सारी चीजें हो गई, कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो बिल्कुल शांत मन से आपने एक एक केस को रिजॉल्व करना है। बात यही रखनी है, पहले इनर्शिया फैक्टर को निकालना है जो कंपैरेटिवली आसानी से निकल जाता है, फिर रीस्टोरिंग जो वापस ले जाएगा उसके बारे में बात करनी है, और उसको F इक्वल्स टू ky के टर्म्स में लिखना है और k की वैल्यू निकालनी है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तीनों चारों केस, और इसके अलावा भी केस आपको मिल सकते हैं, उन केसेस को भी आप लोग ध्यान से एक बार ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आप बाथरूम में नहाने गए हो, ठंड लग रही है और आप मग्गे के साथ में खेल रहे हो। एज यूजुअल डियर स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 15, a test tube weighing 10 gram and external diameter 2 centimeter is floated vertically in a water by placing 10 gram of mercury at its bottom. The tube is depressed in water a little and then released. Find the time of oscillation. Take T equals to 10 meter per second square. Dear students, nothing be there. बड़ा सिंपल सा केस है, समझने की कोशिश करते हैं। वही पानी की बाल्टी अभी बाथरूम में जो खेल रहे थे, अब उसमें आपने थोड़ा सा काम अलग किया है। ये ट्यूब रखी है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का एक्सटर्नल डायमीटर आपको दे रखा है, इसमें थोड़ा सा मरकरी डाला हुआ है। अब इसको डिप्रेस किया है, अब मरकरी नीचे है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका नीचे होगा, तो पलटेगी तो है नहीं। पलटने का मतलब समझते हैं, इंबैलेंस नहीं होगी। इसको डिप्रेस किया, छोड़ दिया, तो ये ट्यूब इसमें ऊपर नीचे ऑसिलेट करती रहेगी। फॉर्मूला वही डालोगे, बस अंतर ये है कि यहां इनर्शिया फैक्टर जो होगा वो इस टेस्ट ट्यूब का टोटल वेट होगा, जिसमें ट्यूब का भी वेट होगा और इस मरकरी का भी वेट होगा। और जो स्प्रिंग फैक्टर है वो अगेन यहां से डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है, वाटर है,
तो वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट है वो यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स होगा। बस ये छोटी सी दो बातें ध्यान रखनी थी डियर स्टूडेंट्स। बाकी तो कैसे करना है समझिए। सबसे पहले यहां मास निकाल रखा है, तो 10 ग्राम है हमारा मरकरी का और 10 ग्राम है हमारा किसका, टेस्ट ट्यूब का। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज ऑफ सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में चाहिए हमें। ये तो हो गया हमारा इनर्शिया फैक्टर, 1 मिनट के अंदर निकला। अब हमें निकालना है क्या, स्प्रिंग फैक्टर। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड हमारा क्या होता है, ये देखिए F बाई के यानी फोर्स। फोर्स क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड A बाई रो जी। सीधे सीधे हमें यहां से मिल गया आंसर, हम लोगों ने निकाल के देख लिया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल एस्पेक्ट होने के बाद अब कुछ आसान सी चीजें हम लोग यहां देखना चाहेंगे। ऑसिलेशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे। ऑसिलेशंस के टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं जरा देखते हैं। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है हमारे सामने। सबसे पहले आता है फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं आपको, फिर यहां जो डिफाइन लिखी हुई है उनको एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे। फ्री ऑसिलेशंस कौन से होते हैं, देखिए मेरे पास कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी है, इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे, लेकिन अगर नेट फोर्स 0 है, फिर समझ लीजिए इस पर डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस पर फोर्स ना लगे। अगर इस पर फोर्स नहीं लग रहा तो ये ऑसिलेट करेगी नहीं। 2 फोर्स लगेंगे, एक इनर्शिया फैक्टर वाला, एक स्प्रिंग फैक्टर वाला। दोनों की इंफ्लुएंस में ये बॉडी ऑसिलेट करेगी। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 है, यानी दोनों फोर्सेस का इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट 0 है, भैया नॉन विस्कस फोर्सेस, सॉरी विस्कस फोर्सेस या जो हमारे डेसिपेटिव फोर्सेस थे वो तो हमने पहले 0 कर रखे। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो ऐसी स्थिति में जो ऑसिलेशंस होंगे उन्हें हम लोग फ्री ऑसिलेशंस का नाम देंगे। ये फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला दे रखा है, रेजिस्टेंस डिफाइन भी कर रखा है। Absence of dissipative forces, such a body vibrates with a constant amplitude. Obviously, अगर नेट फोर्स 0 है तब भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी का डेसिपेशन नहीं होगा, एज वेल एज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ऑसिलेशंस को क्या कहेंगे, फ्री ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस आर दोज ऑसिलेशंस on which net force is 0 as well as amplitudes and frequency remains constant. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं बच्चों। एक कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी जिसके एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बी टर्म्ड एज फ्री ऑसिलेशंस। अब इसके बाद में डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डियर स्टूडेंट, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कौन से हैं, डैम्पिंग का मतलब होता है कम होना। ऐसे ऑसिलेशंस जिन पे डेसिपेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से धीमे धीमे उनकी एनर्जी कम होती चली जा रही है। एनर्जी करस्पॉन्ड टू डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। धीमे धीमे करके एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है, दे आर टर्म्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। देयर स्टूडेंट्स, मेंटेन्ड ऑसिलेशंस बड़ी नॉर्मल सी बात है। जितना डेसिपेटिव फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से एनर्जी कम हो रही थी, उतनी हम बाहर से उसको देते रहे। एग्जांपल के लिए आपकी घड़ी, जो आपके घर में पेंडुलम वाली घड़ी होती है, एंशिएंट टाइम में पापा मम्मी की शादी में मिली होगी, हो सकता है बाबा की शादी की भी टंगी हो, उसमें आप सेल लगाते हो या चाबी भरते हो, तो जितने भी डेसिपेटिव फोर्सेस हैं जिनकी वजह से उस ऑसिलेटर को बंद हो जाना चाहिए था, वो बंद नहीं होता, कंटिन्यूअस चलता रहता है और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से, कांस्टेंट टाइम पीरियड से काम करता रहता है। उसी को बोलते हैं हम लोग मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के ऑसिलेशंस मैंने यहां आपको डिस्क्राइब किए। आई होप सो आपकी समझ में आ गए होंगे। डिफाइन कैसे लिखनी है ये हमने यहां मेंशन किया है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस डिपेंड्स ऑन द एनर्जी सप्लाइड इनिशियली टू द ऑसिलेटर। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन द मास, डायमेंशंस एंड रिस्टोरिंग फोर्स। अल्टीमेटली डायग्राम, एग्जांपल की बात, द वाइब्रेशंस ऑफ prong of a tuning fork struck against the rubber pad। लैब में जाओगे तो ट्यूनिंग फॉर्क देखोगे। वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं फ्री ऑसिलेशंस के। डैम्प्ड ऑसिलेशंस मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद
पैसेज ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ ऑसिलेशंस अकर्स इन विस्कस मीडिया, यानी डेसिपेटिव फोर्सेस होंगे ही होंगे जिनकी वजह से एनर्जी कम होती जाती है। ये इसका डायग्राम। कोई भी स्विंग है, आप झूला झूल रहे हो एयर में, तो धीमे धीमे करके आपके एम्पलीट्यूड्स कम होते चले जाते हैं और फाइनली आप रेस्ट में आ जाते हो। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। पेंडुलम इन ए फ्लूइड, आप कोई भी पेंडुलम लो, एयर में फ्लोट ना करा के किसी लिक्विड के अंदर आप उसके ऑसिलेशंस को देखो, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। मेंटेन्ड ऑसिलेशंस मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एनर्जी इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड, जिससे कि उनका एम्पलीट्यूड मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। चाइल्ड स्विंग, जिसमें हम बाहर से कोई एनर्जी सोर्स से कंटिन्यूअसली उसको झुलाते रहते हैं। छोटा बच्चा होता है, आपने कभी पालने में उसको झुलाया है, वो रोना शुरू कर देता है जैसे ही उसके स्विंग कम होते हैं। आप क्या करते हो, हाथ लगा करके उसको फर्दर स्विंग देते हो। बस वही है बच्चों, कोई खास अंग्रेजी नहीं है, आप डेली बिहेवियर में ही पढ़ते हो ये सारी चीजें। चलिए, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस की। देखिए, फोर्स्ड ऑसिलेशंस का ही एक स्पेशल टाइप है रेजोनेंट ऑसिलेशन। मैं पहले फोर्स ऑसिलेशन को आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी है और आप उसके एम्पलीट्यूड्स को मेंटेन रखने के लिए या एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई करते हो, दे आर टर्म्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। डियर स्टूडेंट्स, जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस थे उसमें एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा था, नो डाउट उनको भी मैं नेगेटिव फोर्स ऑसिलेशंस कह सकता हूं, यानी उसमें जो डेसिपेटिव फोर्स था उससे एम्पलीट्यूड कम हो रहा था, वो भी एक टाइप ऑफ फोर्स ऑसिलेशन ही था, लेकिन मैं उसको फोर्स ऑसिलेशन ना कह के एक नया नाम देता हूं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। मेंटेन्ड ऑसिलेशन का अभी मैंने एग्जांपल दिया था, छोटे बच्चे को स्विंग आप करा रहे थे, आप बाहर से उसमें फोर्स लगा रहे थे बार बार, दैट वाज फोर्स ऑसिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन की बात करें, ए बॉडी ऑसिलेट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ध्यान रहे, एक्सटर्नल है और पीरियोडिक है, और ये पीरियड कितना है, ये पीरियड निश्चित रूप से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी है, अभी समझाएंगे। नॉट विद इट ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी बट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एग्जांपल समझिए, ये स्विंग बनाता हूं मैं, रिजिड सपोर्ट, यहां पे आप स्विंग पे झूल रहे हो, आप अपनी मर्जी से जो झूल रहे हो दैट इज नेचुरल ऑसिलेशन, लेकिन आपका दोस्त आ गया, वो यहां खड़ा होता है और खड़े होकर के आपको बार बार क्या कर देता है, धक्का देता है, पुश करता है। कब, जब आप दूसरी तरफ जाने वाले होते हो। अल्टीमेटली आपकी स्विंग बढ़ जाती है। अब आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जो आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी से, उससे ऑसिलेट नहीं कर रहे, आप उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हो जिस फ्रीक्वेंसी से ये आपको धक्के देता है, जो आपको पुश करता है। डियर स्टूडेंट्स, यही है मेरा एग्जांपल फोर्स्ड ऑसिलेशन का। इसी चीज को मैंने यहां पे आपको एलोबरेट किया है, लिखने की कोशिश की है। अगेन मैं इसको डिफाइन करता हूं। ए बॉडी ऑसिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जो ये बाहर से लगा रहा है आपका दोस्त, नॉट विद ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी थी उससे नहीं, अपनी फ्रीक्वेंसी से लगा रहा है, बट विद द फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जो बाहर से बच्चा आपको बार बार पुश कर रहा है, बार बार फोर्स लगा रहा है, उसकी जो पीरियोडिसिटी है उस फ्रीक्वेंसी से फिर आप ऑसिलेट करना शुरू कर देते हो, दैट विल बी टर्म्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब इस फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस है रेजोनेंट ऑसिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या है? देखिए, दो फ्रीक्वेंसी है, एक तो जो आप स्विंग कर रहे थे, झूल रहे थे, आपकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, इसको मैंने लिखा न्यू नॉट। एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है जो आपके दोस्त ने लगाना शुरू किया है फोर्स की, इसको मैं लिख रहा हूं एप्लाइड फ्रीक्वेंसी न्यू ए। अगर एक पर्टिकुलर केस में न्यू नॉट के बराबर हो जाए न्यू ए, या न्यू नॉट का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए न्यू ए, यानी एप्लाइड फ्रीक्वेंसी
नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए या बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो स्विंग करने वाली बॉडी है इसके एम्पलीट्यूड एक्सट्रीमली हाई हो जाएंगे, एनर्जी एक्सट्रीमली हाई हो जाएगी, बिकॉज ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड हियर। डियर स्टूडेंट, 12th में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, अभी आगे वेव्स पढ़ोगे उसमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, समझ लो अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंट ऑसिलेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन in which applied force frequency is an integral multiple of natural frequency. Hence, while amplitudes of oscillating body is extremely high or alarming high, increases energy. So, dear students, ये concept था resonant oscillations का, resonant condition का। अब इसमें बहुत सारे केस आप लोगों को मिलते हैं, सबसे बढ़िया तो स्विंग का ही है। दूसरा, मार्च पास्ट करते हुए या फ्लैग मार्च करते हुए सोल्जर्स का है। पुराने ब्रिजेस होते हैं तो ब्रिज की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी पुराना हो नया हो, सब ब्रिज की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। अब उस पर अगर मार्च पास्ट करते हुए सोल्जर्स जा रहे हैं तो उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर गलती से दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल हो गई तो ब्रिज ऑसिलेट करना लगेगा बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ और टूट जाएगा। कोई भी फ्लाईओवर होता है, उस फ्लाईओवर के ऊपर स्पीड लिमिट रखी होती है ट्रक के लिए, कार के लिए। रीजन बिहाइंड, जब कार या ट्रक मूव करेगा तो निश्चित रूप से उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ब्रिज की होगी। दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई, इंटीग्रल मल्टीपल हो गई, तो ब्रिज के ऑसिलेशंस हाई एम्पलीट्यूड के साथ होंगे और ब्रिज टूट जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने तानसेन के बारे में सुना हो, मेघना के बारे में सुना हो, मेघा के बारे में सुना हो, तो उन लोगों में अपने संगीत में इतनी एनर्जी डेवलप करने की या रेजोनेट करने की एक आर्ट थी कि वो जो है कोई भी काम उससे, जैसे बरसात करा सकते थे। फैक्ट है, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के बराबर या उसका इंटीग्रल मल्टीपल अगर हम उनके ऊपर इंपोज कर दें, बाहर से लगा दें, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ में ऑसिलेट करने लगेंगे, बरसात हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट इन माइक्रोवेव ओवन। 12th में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोवेव ओवन। वहां भी हम लोग जो भी वाटर कंटेनिंग फूड स्टफ होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की अपनी ऑसिलेशन होती है, उस फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं एक एलसी ऑसिलेटर से। एलसी ऑसिलेटर भी 12th में हम लोग पढ़ेंगे। अल्टीमेटली हम उस फूड स्टफ को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रेजोनेंट कंडीशन के ही सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। यही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। अब हम लोग बात करना चाहेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। तो लैब में चल के हम लोग देखेंगे कि जो एयर कॉलम है रेजोनेंस ट्यूब के अंदर, वहां भी रेजोनेंस होती है। हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में एयर कॉलम और रेजोनेंस के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे, फिर लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक और टॉपिक यहाँ पे है, दैट इज कपल्ड ऑसिलेशन, ए सिस्टम ऑफ टू और मोर ऑसिलेटर्स linked together in such a way that there is a mutual exchange of energy। दो या दो से ज्यादा बॉडी ऑसिलेट कर रही हैं, अगर उनकी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, तो हम ऐसी बॉडीज को कहेंगे दे आर इन कपल्ड ऑसिलेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, कपल्ड ऑसिलेशन क्या होता है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ डायग्राम की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए 3 स्प्रिंग है, तीनों आइडेंटिकल है। मैं अगर एक स्प्रिंग को यहाँ स्ट्रेच करके छोड़ता हूं तो बाकी की दोनों स्प्रिंग भी ऑसिलेट करना शुरू कर देती हैं। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। यहाँ दो कोई बॉब है, बीच में कोई स्प्रिंग है। अगर मैं एक बॉब को ऑसिलेट करा के छोड़ता हूं तो दूसरा बॉब भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इस तरह से ये कपल्ड ऑसिलेशंस के एग्जांपल होंगे। द सेम थिंग इन इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग 12th में पढ़ेंगे। पहला ये एलसी ऑसिलेटर है, दूसरा एलसी ऑसिलेटर है। पहले ऑसिलेटर के जो ऑसिलेशंस हैं वो कपल्ड हैं दूसरे ऑसिलेटर के साथ,
अल्टीमेटली ये सारे के सारे एग्जांपल्स कपल्ड ऑसिलेशंस के हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट की फॉर्म में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने यहां दे रखे हैं। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपको यहां परेशान करेगा। हर क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी क्लास में आपको दे चुका हूं, लेकिन जब आप इनको करने बैठेंगे तो हो सकता है आपके कुछ फंडामेंटल्स और भी क्लियर हो और आप यहां से कुछ और नई बातें सीखें। तो आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं असाइनमेंट की फॉर्म में। सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने अपनी क्लास में निश्चित रूप से इंक्लूड किया हुआ है। थैंक्स अ लॉट, बी सेफ, की सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।